नमो नमः। हम हैं आपके संस्कृत सारथी और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट का सिलेबस पाठ्यक्रम जो कि 25 कोर्स से। पाठ्यक्रम के बारे में मेरा एक मानना है, जैसे कोई मंजिल है और मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, उस रास्ते पे चल कर के ही हम उस मंजिल को पा सकते हैं। इसी प्रकार से यूजीसी नेट हमको निकालना है या जेआरएफ हमको निकालना है। उस जेआरएफ को निकालने के लिए यूजीसी ने हमको पहले से ऑलरेडी एक मैप दिया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है और वो बोलते हैं इस रास्ते पर चलो और हम तक पहुंच जाओ। लेकिन विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि तैयारी करने बैठ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और या फिर वो बहुत कठिनाई से पहुँच पाते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। लेकिन यदि आपको मैप पता है, रास्ता पता है कि आपको इस पे चल के जाना है और आप उस पर फॉलो भी करते हो, उसको चलते भी हो, तो आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को पा लेते हो। तो इसीलिए आज हम आपके लिए रास्ता लेके आए हैं या पाठ्यक्रम लेके आए हैं, उस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है, वैसे तो इसमें 10 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट हैं। लेकिन ये 10 यूनिट को मैंने यहाँ पे सरलता से विभाजन करने के लिए यहाँ पे मैंने इनको 5 में भी डिवाइड किया है। देखिए, पहला है आपका वैदिक साहित्य। क्या है आपका? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, दर्शन साहित्य, व्याकरण शास्त्र, 3 हो गए। चौथा हुआ संस्कृत साहित्य और 5वां हो गया धर्मशास्त्र। पहला वैदिक साहित्य हो गया, दर्शन हो गया, व्याकरण हो गया और साहित्य हो गया और धर्मशास्त्र। ये 5 ही चीज़ें हैं, लेकिन 5 यूनिट को ही उन्होंने 10 यूनिट बनाया है। वैदिक साहित्य को ही एक तो इन्होंने सामान्य अध्ययन कर दिया और दूसरा कर दिया विशिष्ट अध्ययन। पहला वैदिक साहित्य का सामान्य, विशिष्ट। ऐसे ही दर्शन को भी 2 विभाग कर दिए, सामान्य अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन। फिर व्याकरण शास्त्र के भी 2 विभाजन कर दिए, सामान्य अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन। संस्कृत साहित्य के भी 2, सामान्य और विशिष्ट। और धर्मशास्त्र के भी 2 विभाजन कर दिया, सामान्य और विशिष्ट। ऐसे 2-2 विभाजन कर दिए इन्होंने। जैसे वैदिक साहित्य है उसके सामान्य विशिष्ट, दर्शन सामान्य विशिष्ट, व्याकरण सामान्य विशिष्ट, संस्कृत साहित्य सामान्य और विशिष्ट। ऐसे ही आपका धर्मशास्त्र सामान्य और विशिष्ट। अब ये 10 यूनिट बन गए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यूनिट को अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। हमको इतना पता लग गया है कि वैदिक साहित्य लगा हुआ है, दर्शन साहित्य है, व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत का साहित्य लिटरेचर तो पढ़ना ही पड़ेगा और धर्मशास्त्र में रामायण महाभारत इत्यादि भी पढ़नी पड़ेंगे। आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा ये ऑफिशियल आपका यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो पाठ्यक्रम दिया है वो है आपका। तो यहाँ पे इकाई है पहली इकाई में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत देखें, वेदों का समय हमें पता होना चाहिए मैक्स मूलर के अनुसार, बेवर के अनुसार, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज और कुछ भारतीय परंपरागत जो भी विचार हैं, उन्होंने वेदों का काल या समय क्या माना है। फिर संहिता कहते हैं वेदों को ही, ऋग यजु साम और अथर्व। तो इनकी कितना विभाजन है, कितने अध्याय हैं, कितने सूक्त हैं, किसके विषय में कितने सूक्त हैं इत्यादि इनसे पूछा जाता है। फिर आए संवाद सूक्त में पुर्रवा उर्वशी का संवाद, यम यमी का संवाद है, शर्मा फणी का संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है। तो 4 संवाद सूक्त आपके लगे हुए हैं। इनके सूक्तों को पढ़ना और उनकी हिंदी पढ़ना पड़ता है हमें। फिर इसके बाद है ब्राह्मण साहित्य में पूछा जाता है मोस्टली कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण के अंतर्गत विभाजन पूछा जाता है कि अध्याय में विभक्त है और या फिर कितने अध्याय में विभक्त वगैरह। ऐसे ही यही चीज़ आरण्यक साहित्यों से पूछी जाती है कि किस वेद से रिलेटेड कौन सा आरण्यक है। वेदांग आ गए आपके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। और शिक्षा का सामान्य परिचय, कल्प का सामान्य परिचय, कल्प के अंदर विषय वस्तु क्या है, व्याकरण का सामान्य परिचय, निरुक्त का, छंद का और ज्योतिष का, इनका सामान्य परिचय यहाँ पे हुआ। अब ये वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आपका हो गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन पढ़ोगे तो आपको सामान्य अध्ययन तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा।
जैसे अब यहाँ पे वैदिक साहित्य का इधर तो सामान्य परिचय था, इधर अब आया यहाँ पे वैदिक साहित्य का ही विशिष्ट परिचय, जिसको हम इकाई 2 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद के कुछ सूक्त लगाए हुए हैं। अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, सूक्त संख्या भी सामने लिखी हुई है। अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक सूक्त, नासदीय सूक्त। तो ये जो सूक्त लगाए हुए हैं, इन सूक्तों के अंदर कम कम मंत्र हैं, ज़्यादा मंत्र हैं नहीं। इन सूक्तों को अर्थ सहित हमको पढ़ना होता है, और अर्थ सहित पढ़ने के क्या होता है कि इनमें से किसी भी देवता के पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे, या कोई मंत्रांश आ जाता है, मंत्र का आधा हिस्सा दे देंगे, बोलेंगे किस सूक्त का मंत्र है ये, या फिर कोई शब्द दे देंगे, बोलेंगे किस देवता के विषय में ये, या किस देवता का पर्यायवाची ये शब्द है। तो वो तब हमको पता लगता है जब हम इन मंत्रों को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के 2 सूक्त लगाए हुए हैं, शिव संकल्प और प्रजापति। ये दोनों अध्यायों को हमको अर्थ सहित पढ़ना होता है। अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धन जो बहुत बड़ा है, काल और पृथ्वी, ये 3 सूक्त अथर्ववेद के लगे हुए हैं। इनको भी मोटा मोटा देख लेना चाहिए कि हमें इतना आइडिया लग जाए कि किस सूक्त में कौन सा मंत्र है, किस सूक्त में कितने मंत्र हैं, कौन सा देवता है, और उन्हें विशिष्ट जो देवता हैं उनके पर्यायवाची शब्दों का पता लगे। हमें इतना अध्ययन इसमें करना होता है। फिर हम आते हैं ब्राह्मण साहित्य। अब आप इधर देखेंगे, इधर भी ब्राह्मण साहित्य लगा था, लेकिन इधर सामान्य परिचय था, इधर ब्राह्मण साहित्य का विशिष्ट परिचय। विशिष्ट परिचय में प्रतिपाद्य विषय कि किस ब्राह्मण का क्या विषय है, विधि और उसके प्रकार क्या है, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, आख्यान कौन कौन से वर्णित किए गए हैं, सुनासिप और वांगमनस, ये दोनों आख्यान हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं। फिर आया उपनिषद साहित्य में कुछ उपनिषद लगाए हैं, ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैतरीय और श्वेताश्वतर। ये 3 और 3 6, इन 6 उपनिषदों को हमें अंदर से पढ़ना होता है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी कहानी क्या है, और कौन सा मंत्र या कौन सा कथन कौन से उपनिषद में कहा गया है इस समय के, और किस उपनिषद का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, इत्यादि प्रश्न हमारे आते हैं। वैदिक व्याकरण, निरुक्त और वैदिक व्याख्या पद्धति, इसमें हम देखें तो ऋग प्रातिशाख्य, ये 1 या 2 पेज का है, बहुत छोटा सा है। समानाक्षर 8 होते हैं, संध्याक्षर कौन कौन से, वो सूक्ष्म स्वर, 1 या 2 पेज में सारा आ जाता है। निरुक्त का ये अध्याय 1 और 2, और उसके अंदर भी हमको वैसे तो अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन आपका समय नहीं है तो जिन बिंदुओं को डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, जैसे नाम विचार, अख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ, तो इनको तो हमें अच्छे से ख़त्म कर ही लेना चाहिए। फिर यहाँ निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन कौन कौन से हैं, ये निरुक्त में दिए गए हैं, वो हमको पढ़ना चाहिए। निर्वचन के सिद्धांत क्या है, ये भी निरुक्त में दिया गया है, ये हमको पढ़ना होता है। और ये शब्द दिए गए हैं कुछ, जिनकी व्युत्पत्तियाँ निरुक्त में बताई गई है, और इन शब्दों की हमें व्युत्पत्तियाँ याद करनी पड़ती हैं। और अभी तो प्रश्न आया था वैश्वानर, ये वैश्वानर की व्युत्पत्तियाँ दी हुई थी और पूछा था कि इसका क्रम बताइए। अब देखिए, किसी ने व्युत्पत्तियाँ पढ़ भी ली हों लेकिन उसको क्रम नहीं पता है तो कैसे होगा, तो हमें तैयारी अच्छे से करनी होती है। फिर निरुक्त का ही 7वां अध्याय, जिसको देवत कांड बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है, ये भी हमको पढ़ना होता है। वैदिक स्वर में उदात्त की परिभाषा, उदात्त और स्वरित क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, और वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन कैसी थी, और नई प्राचीन या अर्वाचीन वैदिक व्याख्या पद्धति क्या है, इत्यादि हमको पढ़ना होता है। आगे हम चलते हैं। अब अध्याय और यूनिट 1 और 2 हो गई थी। अब हम आते हैं तीसरे यूनिट पे। पहली और दूसरी यूनिट किसकी थी, वैदिक साहित्य की। आप याद रखेंगे, पहली दूसरी यूनिट वैदिक साहित्य की, तीसरी और चौथी यूनिट दर्शन की है। यहाँ लिखा हुआ है दर्शन साहित्य, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। अब यहाँ पे दर्शन दिए हैं, सबसे पहले दे दिए चारवाक, जैन, बौद्ध, ये सारे नास्तिक दर्शन है तीनों। और फिर न्याय, सांख्य, क्रम से नहीं दिया है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, यहाँ न्याय दिया है, तो यहाँ पे हमें सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के संदर्भ में हमें इनका सामान्य परिचय पता करना होता है। प्रमाण कितने मानते हैं, तत्व कितने मानते हैं, आचार व्यवहार की मीमांसा इनके क्या है, इनका क्या मानना है, इत्यादि हमें इस सामान्य परिचय में भारतीय दर्शनों का पढ़ना होता है।
उसके बाद इन्हीं दर्शनों का कुछ विशिष्ट अध्ययन भी करना पड़ता है। जैसे ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है, जिसमें लगभग 70 कारिकाएँ हैं आर्या छंद में, और उस 70 कारिकाओं को हमें पूरा पढ़ना चाहिए, जबकि 70 कारिका हमें याद भी होनी चाहिए। लेकिन आपसे इतना नहीं होता है, तो कम से कम इसकी जो कुछ मुख्य अवधारणाएँ हैं, जैसे सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का क्रम कैसे हुआ, फिर प्रत्यय सर्ग, बुद्धि का सर्ग कैसे, मतलब प्रत्यय बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्धि से प्रत्यय सर्ग मतलब बुद्धि सर्ग है कहते हैं, वो 50 प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे हुए, केवल्य किसको बोलते हैं, कितने प्रकार के हैं। उसके बाद है सदानंद का वेदांत सार, अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की गई, उसमें अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, ये इनकी कुछ अवधारणाएं, उनके प्रमुख प्रमुख कुछ टॉपिक हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और जबकि मैं तो ये मानता हूँ ईश्वर कृष्ण के शंकर के 70 श्लोक हैं, आपको याद होना चाहिए, वेदांत सार आपको याद होना चाहिए, अन्नमट का तर्क संग्रह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ये सब याद किया हुआ है पूरा मूल पाठ। और तर्क संग्रह और तर्कभाषा दोनों ही लगा हुआ है, जिसमें पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और प्रामाण्यवाद, प्रमेय, इन अवधारणाओं को हमें अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपको पूरा याद हो तो बहुत अच्छा है। लोगाक्षी वाक्सर का अर्थ संग्रह भी आपका लगा हुआ है, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पतंजलि का योग सूत्र, वो भी व्यास भाष्य के अनुसार चित्त की भूमियाँ पढ़ने, चित्त की वृत्तियाँ पढ़नी है, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, केवल इत्यादि हमको पढ़ना होता है। उसके बाद हमें वादरायण का ब्रह्म सूत्र भी लगा हुआ है 1.1 शांकर भाष्य के अनुसार। विश्वनाथ पंचानन का सिद्धांत सिद्धांत मुक्तावली का ओनली अनुमान खंड है, ये ध्यान देना। सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार जैनों का मत क्या है, बौद्धों का मत क्या है, ये भी हमें लगा हुआ है। देखिए, दर्शनों की तैयारी के लिए हमें प्रमुख रूप से क्या करना चाहिए, कुछ दर्शनों के जैसे हो गया आपका सांख्य कारिका, और उसके बाद हो गया वेदांत सार, साथ में ले लो तर्क संग्रह, तो ये 3 ग्रंथ हो गए। और योग दर्शन ले लो एक, योग दर्शन 195 सूत्र के आसपास हैं, ठीक है। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली ले लो, ज़्यादा श्लोक नहीं है अनुमान खंड में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इनका क्या है, इनका ओनली मूल पाठ ले लो, मूल पाठ। और मूल पाठ का क्या करना है आपको, सुबह उठें या जब भी आपको समय मिले, केवल इन मूल पाठ का पारायण करना है, आप बस याद कर नहीं करें, केवल आपको पारायण, पारायण कहें तो केवल वाचन करना है शुरू से लेकर के एंड तक। अब एक दिन में इतने सारे ग्रंथ का तो नहीं कर रहे हो आप, एक दिन सांकारिका ले ली, दूसरे दिन वेदांत सार ले लिया, तीसरे दिन आपका तर्क संग्रह ले लिया, चौथे दिन योग दर्शन, पाँचवें दिन ये, छठे दिन ये, फिर सातवें दिन सांकारिका दोबारा ले ली। तो आप ऐसे 1 महीने 2 महीने करोगे, आपको ये इसके श्लोक, इनके लाइनें याद की याद हो जाएंगी आपको। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पहली यूनिट हुई थी आपकी वैदिक साहित्य की, तो पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी होगी आपकी दर्शन की। अब पाँचवीं और छठी यूनिट आई आपकी व्याकरण और भाषा विज्ञान की। किसकी, व्याकरण और भाषा विज्ञान। ये विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन लगता है, और जो गुरुकुल से पढ़े होते हैं उनके लिए चीज़ें सरल होती हैं। देखिए, व्याकरण और भाषा विज्ञान में सामान्य परिचय निम्नलिखित आचार्यों का, कुछ आचार्य दिए हैं, इनका हमें सामान्य परिचय है। ये आपका ज़्यादा समय का नहीं है, ये ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये आपका सारा का सारा याद हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा को आप मूल से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं, अच्छी मात्रा में प्रश्न आते हैं, और सरल है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद भाषा विज्ञान, ये आप कपिल द्विवेदी की भाषा विज्ञान है, वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत सरल लगेगा और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप उसमें से केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़िए, पूरी भाषा विज्ञान पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम, ये आपका सामान्य परिचय हुआ व्याकरण और भाषा विज्ञान का, व्याकरण का और भाषा विज्ञान का। उसके बाद व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन में कुछ चीज़ें आई, जैसे संहिता, तो पराशर निकर्षण संहिता, संयोग, हलोनंतरा संयोग, ये परिभाषाएं हैं, किस सूत्र से ये संज्ञा होती है और किस सूत्र से, वो सूत्र कहता क्या है, उसकी सारी शर्तें आपको पता होना चाहिए। कुछ ज़्यादा सूत्र नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 15-20 सूत्र हैं, तो उनमें आपका ये हो जाता है कवर। संधियाँ आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन संधियाँ फिर भी भूल जाते हैं।
तो संधियों को आप अच्छे से करेंगे और वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको संधियाँ तैयार करनी है। सुबंत, सुबंत में आपको ये तैयार करना है, इनकी सिद्धियाँ कैसे होती हैं, इनके रूप कैसे बनते हैं। फिर हलंत में आपको विश्व, लिह, विश्ववाह, चतुर, इनके शब्दों के रूप आपको पता होना चाहिए। बहुत बार रूप पूछा जाता है। समास में देखा जाए तो आपको अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही लगा हुआ है। तद्धित प्रत्यय में जाएं हम तो अपत्यार्थक और मध्यवर्ती ये लगा हुआ है आपका सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तिङंत में आपको भू, एद, अस, हिरी, दिव, पुष्प, तुद, तन, क्री, रुद, क्री, चुर इनकी सिद्धियाँ किस प्रकार से होती हैं आपको पता होना चाहिए। प्रत्यांत में णियंत, सन्नंत, यंगंत, यलगंत, नाम धातु। कृदंत प्रत्यय में तव्यत, इत्तव्यत इत्यादि ये सारे कृदंत प्रत्यय लगे हुए हैं। फिर स्त्री प्रत्यय में तो स्त्री प्रत्यय वाला प्रकरण आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। कारक प्रकरण आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। प्रश्न पद और आत्मनेय पद कहाँ कहाँ पे होता है ये आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। महावास्य का पश्पसारण्य ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है महावास्य का पश्पसारण्य। और ये आपको, इसको आप मूल से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, मैंने इसको मूल पूरा याद किया हुआ था पश्पसारण्य का। और आप ना पढ़ पाएँ, मूल पूरा याद ना कर पाएँ तो आप इनमें से इनकी जो कुछ कुछ अवधारणाएं हैं इनको आप ज़रूर पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, पर इनको पढ़ना अच्छा चाहिए। उसके बाद आता है वाक्यपदीय। वाक्यपद स्फोट का स्वरूप क्या है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट, ये थोड़े कठिन सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको इनको अनदेखा नहीं कर सकते, आपको इनको पढ़ के ही जाना होता है। और आप जितना सिलेबस को कवर करेंगे उतना ही आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे चलते हैं। पहली यूनिट आपकी हुई थी वेद की, दूसरी यूनिट हुई आपकी पहली और दूसरी हुई वेद की, तीसरी और चौथी यूनिट हुई आपकी दर्शन की, और पांचवी छठी यूनिट हो गई आपकी व्याकरण और भाषा विज्ञान इत्यादि की। अब हम आते हैं अगली यूनिट पे जो कि आपकी है सातवीं यूनिट और आठवीं। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, क्या है, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और छंदों का परिचय। कुछ यहाँ पे कवि दिए हैं, इनका समय क्या है, इनकी किताबें क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ संप्रदाय दिए हुए हैं यहाँ पे, इन संप्रदायों के संस्थापक कौन हैं, प्रवर्तक कौन हैं और उनका समय क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे, इन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, इनका काव्य शास्त्र में क्या योगदान रहा है और इनका समय क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना सामान्य परिचय के बाद में अब आता है साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। जैसे पद्य में हम देखें तो बुद्ध चरित्र का पहला सर्ग, रघुवंश का पहला सर्ग, किरातार्जुन का पहला सर्ग, शिशुपाल वध का पहला सर्ग, निषदीय का पहला सर्ग। तो ये ज़्यादा नहीं है और इसमें से प्रश्न कठिन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसकी स्टोरी पता होना चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि ये श्लोक किस ग्रंथ का है। बुद्ध चरितम का कोई श्लोक दे दें और आपसे पूछने लग जाए कि ये किस ग्रंथ का श्लोक है, तो आप बताएंगे कि नेस्दियम का है, तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको श्लोक देख के कम से कम इतना आइडिया लग जाए कि ये इस बुक का श्लोक है। फिर नाट्य में भी यही है, नाट्य वस्तु में स्वप्नदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, परत्नावली और मृच्छकटिकम, ये आपके नाटक लगे हुए हैं। इन नाटकों में आपको क्या करना है, इस सबसे पहले यदि आप इनको पूरा पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है, यदि आपको जितना समय नहीं हो तो इनकी कहानी डिटेल में इनकी हिंदी पढ़ लें। इसकी बुक हो वहाँ से इसकी हिंदी पढ़ लें या किसी गाइड से हिंदी पढ़ लें। इसकी पूरी कहानी से आपको इनके पात्र के बारे में और उन पात्रों के बारे में कुछ सूक्तियाँ पता लग जाएगा, इतना काफ़ी होता है। गद्य में हम देखें तो 10 कुमार चरित, अष्टम उच्छ्वास लगा है, हर्ष चरित का पंचम उच्छ्वास लगा है, कादम्बरी का सुकनासोपदेश लगा है। तो ये भी मैं इसका कहूँगा, इनका भी यदि आप पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है ही नहीं, और लेकिन यदि आप इनको पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पेपर में जाने से पहले आपको इनकी स्टोरी, इनके पात्र डिटेल में पता होना चाहिए। तो आप इनकी संस्कृत पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इनकी हिंदी अवश्य पढ़ करके जाएँ। उसके बाद है चंपू महाकाव्य, नल चंपू लगा हुआ है, प्रथम उच्छ्वास, इसकी भी आपको कहानी पता होना चाहिए। साहित्य दर्पण मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साहित्य दर्पण,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साहित्य दर्पण। इसमें आपकी काव्य की परिभाषा इन्होंने क्या मानी, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन कैसे किया है, शब्द शक्ति में संकेत, ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के भेद चौथे परिच्छेद में जो बताए गए हैं वो, श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य, मिश्र, इन सारे काव्यों के लक्षण क्या होते हैं, वो भी किसके अनुसार, साहित्य दर्पण के अनुसार आपको याद होने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप जितना अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है काव्य प्रकाश, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साहित्य दर्पण से भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको काव्य का लक्षण उन्होंने क्या माना है, काव्य का प्रयोजन क्या माने हैं, काव्य के हेतु, काव्य देखो ये काव्य के प्रयोजन है, ये मेरे से MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू देने गया था तब पूछा गया था मेरे से, और मेरे को ये श्लोक याद था तो मैंने बता दिया था। फिर है काव्य के हेतु कौन कौन से हैं, काव्य के भेद कौन कौन से हैं, शब्द शक्ति, फिर अभितान्वयवाद की अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद दोनों में अंतर क्या है, दोनों का क्या मानना है, रस का स्वरूप क्या है, रस सूत्र विमर्श, रस के दोष कौन कौन से हैं, काव्य के गुण कौन कौन से हैं, व्यंजना वृत्ति की स्थापना किस प्रकार से करते हैं, वो व्यंजना के बारे में क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, ये सारी चीज़ें काव्य प्रकार के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार हमें क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं साहित्य में, एक साहित्य दर्पण और दूसरा काव्य प्रकाश, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप जितना डिटेल में पढ़ के जाएँ उतना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इनके केवल ये ग्रंथ बहुत बड़े बड़े हैं, पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते आप, तो इनके केवल जो पॉइंट पॉइंट हैं आप उन्हीं को पढ़ें। उसके बाद है अलंकार, अलंकार में ज़्यादा ने कुछ नहीं करना है, आप अलंकार के लक्षण रट्टा मार लें, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, समझ में नहीं आए तो संस्कृत में क्या करें, इनको इनके लक्षणों के लक्षणों को याद कर लें और उनके उदाहरणों को पता कर लें कि इसका उदाहरण, इस अलंकार का उदाहरण कौन सा है, वक्रोक्ति का उदाहरण कौन सा दिया हुआ है, अनुप्रास का उदाहरण कौन सा दिया है, वो भी किसके अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार। फिर आपका इस साहित्य के अंतर्गत ये हमारा ध्वन्यालोक आया, ध्वन्यालोक का पहला उद्योत लगा हुआ है, वक्रोक्ति जीवित का पहला ऊपर उन्मेष लगा हुआ है, भरत शास्त्र का नाट्य शास्त्रम, बहुत सरल है और बहुत कम टाइम में हो जाता है ये तैयार, कम समय लगता है और बहुत सरल है और इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भरत का नाट्य शास्त्र आपका होना चाहिए 10 रूपकम, ये भी बहुत सरल है और थोड़ी सी रटने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में इसमें से भी काफ़ी मात्रा में प्रश्न आते हैं। छंद, जैसे यहाँ पे अलंकारों के लक्षण और उदाहरण आपने याद किए थे, तो यहाँ पे भी छंदों के लक्षण आपको याद होने चाहिए और आप इसको थोड़ा सा इतना समझ लें, इनको लय से या कैसे भी करके कोई श्लोक आपको दे दें तो आप उसमें ये बता पाएँ कि ये कौन से छंद का श्लोक है, इतना आप कर लेंगे तो ये आपका छंद परिचय आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरे पेज में सबसे पहले कवियों का परिचय, संप्रदाय, फिर इनकी आपको कथा वस्तु पता होनी चाहिए, उसके बाद में है आपका साहित्य दर्पण का प्रकाश का आपका डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवित, इनको भी करना है, लेकिन भरत का नाट्य शास्त्र आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, 10 रूपकम अच्छे से तैयार करना है, छंदों का परिचय कि उनको लक्षण याद करने हैं, इधर अलंकारों के लक्षण भी आपको याद करने होते हैं। आगे चलते हैं हम, अगली है हमारी यूनिट 9वीं और 10वीं, ये हमारी लास्ट यूनिट है, इसको हम धर्मशास्त्र के नाम से बोलते हैं, लेकिन पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र इस यूनिट का नाम है। इस यूनिट में मेन चीज़ है आपका रामायण, महाभारत और पुराण, मनुस्मृतियाँ या स्मृतियाँ वगैरह, अर्थशास्त्र लगा है, लिपि लगी है। तो रामायण की विषय वस्तु क्या है, उसका विवाह काल क्या है, रामायण कालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए मतलब उस रामायण पे आश्रित कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका साहित्य लिटरेचर का, उसके साहित्य का महत्व क्या है, रामायण में आख्यान कहाँ पे हैं, कौन सा आख्यान कहाँ पे है इत्यादि। यही चीज़ महाभारत के बारे में कि महाभारत की विषय वस्तु क्या है, काल क्या है, महाभारत कालीन समाज कैसा था, बाद के ग्रंथ बनने पर उनका क्या प्रभाव रहा है महाभारत का, और महाभारत के बेस पे कौन कौन से ग्रंथ बने हैं साहित्यिक में, महाभारत में आख्यान हैं तो वो कौन सा आख्यान किस पर्व में है इत्यादि पूछा जाता है। पुराण की परिभाषा क्या है, महापुराण कौन कौन से हैं,
और उपपुराण कौन कौन से हैं, ठीक है। सृष्टि विज्ञान, किस पुराण में कैसा सृष्टि विज्ञान है। पौराणिक आख्यान, कि कौन सा आख्यान कहाँ पर है, मतलब किस पुराण में है। उसके बाद है मनुस्मृति का सामान्य परिचय, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, मनुस्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, है ना, इनका सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसका भी सामान्य परिचय, उसका विभाजन, अध्यायों के नाम क्रम से, ये ध्यान देना, अध्याय के नाम भी किससे हों, क्रम से पता होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिपि में ब्राह्मी लिपि की शुरुआत कहाँ से, उसका इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। फिर उस लिपि से, ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी लिपि उत्पन्न हुई, ये आपको प्रश्न इस बार परीक्षा में आया हुआ था। उसके बाद आता है अभिलेख और शिलालेख का सामान्य परिचय। शिलालेख हर्ष का बांसवाड़ा, ताम्रपट्ट अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, इन 2-3 शिलालेख हैं। इनको अच्छे से आपको तैयार करना होता है, किसी गाइड से तैयार करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। अब ये थी सामान्य परिचय वाली यूनिट। अब यही यूनिट आएगी आपकी धर्मशास्त्र, पुराण इतिहास और अभिलेख शास्त्र की विशिष्ट यूनिट, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को हमें अंदर तक एकदम डिटेल में पढ़ना है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ और उसका प्रथम विनयाधिकारिक, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर है मनुस्मृति। अब इधर तो मनुस्मृतियों, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय था, लेकिन मनुस्मृति लगाई है और उसमें भी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर आया याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें व्यवहार अध्याय ओनली करना है। और उसके बाद है लिपि और अभिलेख में गुप्तकालीन और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि तथा अशोक के अभिलेख लगाए हुए हैं, प्रमुख शिलालेख लगाए हुए हैं, अशोक के प्रमुख स्तंभलेख लगाए हुए हैं। इससे प्रश्न इस टाइप के आते हैं कि ये शिलालेख किस भाषा में प्राप्त होता है, ये शिलालेख कहाँ पे प्राप्त होता है, ये शिलालेख किसका है, इस शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है, इस टाइप के प्रश्न इसमें रहते हैं। मौर्योत्तरकालीन अभिलेखों में कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख क्या है, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख में किसका वर्णन है, क्या चीज़ है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख और यशोधर्मन का मंदसौर इत्यादि चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इस प्रकार से हम शॉर्ट में देखा जाए तो हम एक बार सबसे शुरू में चलते हैं। पहली यूनिट हमारी थी वैदिक साहित्य की, और वैदिक साहित्य में भी सामान्य अध्ययन था और विशिष्ट अध्ययन था। उसके बाद दर्शन साहित्य की यूनिट थी हमारी, दर्शन साहित्य में भी सामान्य अध्ययन, विशिष्ट। फिर व्याकरण तीसरी चौथी व्याकरण की हुई, चौथी पांचवी व्याकरण की हुई, उसमें आपको सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन भी कुछ चीज़ें करनी थी। फिर संस्कृत साहित्य की हुई, सामान्य, विशिष्ट और धर्मशास्त्र, ये भी सामान्य और विशिष्ट। और डिटेल में हम आपको बता ही दिए हैं। ये आपका डिटेल का सिलेबस है, आपके व्हाट्सएप समूह पे मैं इसकी PDF भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास निकाल के रखेंगे। अब 2 और 3 चीज़ों का आप जब भी तैयारी शुरू करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहला काम है, आप जब भी तैयारी शुरू करें तो पहला काम है आप अपने पाठ्यक्रम की 3 प्रिंटेड कॉपी आपको निकाल के अपने पास रखनी है। यदि सच में आपको पहले प्रयास में ही JRF निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करें तो 3 प्रिंटेड कॉपी आप रखें, और उन तीनों में करना क्या है, जैसे पहली फ़ोटोकॉपी उठा लो, 2 को अभी रखे रहने दो, तो पहले फ़ोटोकॉपी उठाएं। अब होता क्या है, मनुष्य का मन होता है एक ही दिन में सारी चीज़ें या एक तरफ से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इंसान नहीं चल पाता है, तो आपने पहली फ़ोटोकॉपी ली, आपका उस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़िए। बस आपको करना क्या है, अपनी पेंसिल से या हाइलाइटर से या जिस भी चीज़ से आप सुविधा करें उस पे लिख दें कि आज मैंने ये टॉपिक इतने तारीख को पढ़ा। तो यहाँ जैसे मान के चलो ये परिचय है, मैंने रामायण पढ़ी, तो मैं रामायण के यहाँ लिख दूँगा कि मैंने ये 29/6/25 को पढ़ा। और यहाँ पे शॉर्ट में छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं कि मैंने इस बुक से ये चीज़ पढ़ी। अब क्या रहेगा, जैसे आपने ये चीज़ पढ़ी है तो आपको पहला काम हो गया कि आपने ये सिलेबस पढ़ लिया है।
तो किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए पहला काम रहता है आपका पाठ्यक्रम पूरा हो, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब आपने ये चीज़ पढ़ ली है, 29 को पढ़ी है, 29 को पढ़ने के बाद में आपको 2 या 3 दिन बाद इसका रिवीजन करना होता है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसका रिवीजन की डेट भी आपको याद रहेगी। तीसरी चीज़ इसकी ये हो जाएगी कि आपने ये चीज़ें पढ़नी है, आपको क्लियर होती जाएंगी। आप इसमें ये लिखोगे कि अब मैंने इस बुक से पढ़ा है, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ें आप एक ही बुक से पढ़ें। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, आप एक ही टॉपिक को 10 जगह से नहीं पढ़ सकते। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा आप इतना पढ़ पाएंगे। इसीलिए जो भी टॉपिक पढ़ो आप एक किताब से पढ़ो और बार बार उसी किताब से उसको रिवीजन करो। आप एक बार किसी दूसरी किताब से पढ़ लेंगे, फिर उस किसी दूसरी किताब से पढ़ेंगे, दोनों ही आपको मिस मैच हो जाएगा, आपको याद नहीं हो पाएगा, आपकी चीज़ें दिमाग में नहीं रोक पाएंगे। तो आप पहला काम करें, 3 फ़ोटोकॉपी निकालें। 3 फ़ोटोकॉपी निकालने के बाद में पहली फ़ोटोकॉपी रंगीन हो जाएगी आपकी, तो दूसरी फ़ोटोकॉपी आप उसका यूज करेंगे, फिर वो भी कुछ दिनों में रंगीन हो जाएगी, फिर तीसरा फ़ोटोकॉपी आप यूज करेंगे। मैंने इसी तरह से किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैंने मोस्टली जब तक मेरा एग्ज़ाम आया था तब तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। कुछ पॉइंट अच्छे से हो गए थे, कुछ अच्छे से नहीं हो पाए थे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हुआ था, इसीलिए भगवान का शुक्र था कि मेरा जेआरएफ एक बार में ही हो गया था। तो लेकिन आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, इसकी हम विस्तृत डिटेल एक अच्छे से वीडियो में आपको व्यवस्थित रूप से प्रोवाइड कराऊंगा। उससे आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएंगे, एक रणनीति बना पाएंगे, और हम उस रणनीति को आप यदि फॉलो करेंगे तो मैं विश्वास रखता हूँ कि शायद आपका पहले प्रयास में कम से कम नेट तो हो ही जाएगा और दूसरे प्रयास में जेआरएफ हो ही जाना है, यदि आपको उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।